कि जातक की दशा कैसी है, इसका जीवन क्या है। ये बात जब अंजना ने कही तो मामा ने पार्श्वगम नाम के ज्योतिषी से इस बात को कहा। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आप पहले बच्चे का जन्म समय बताओ, कब हुआ है। अब अंजना उसके जन्म का काल बताती है। अर्धयामावशेषा। अंजना ने अब समय बताना प्रारंभ किया। कहते हैं अर्धयामा अवशेष रजन्याम अथ बालिका प्रजाता ये थी। कहते कि अद्य रजन्याम, आज की रात में, रजनी माने रात होता, रजनी दोषा छपा कर, आज की रात में अर्धयाम अवशेषायाम, रात्रि का अर्धयाम अर्थात आधा पहर शेष रहने पर बालक का प्रजाता, बालक का जन्म हुआ है। सख्या च निष्प्रमादिया कथितम। ये बात सखी ने निष्प्रमाद पूर्वक कही कि मैं जाग रही थी जब इसका जन्म हुआ। इससे ही बता रही हैं कि जब आधा पहर बाकी था तब इसका, रात्रि का, तब इसका जन्म हुआ। ऐसा उनने समय बताया। अब देखो, हिंदीकार ने ये अर्थ किया है कि जब आज रात्रि में अर्धपहर, तो अर्धपहर बाकी था का मतलब आधी रात का आधा पहर थोड़ी लिखा। क्या लिखा पंडित जी ने? हाँ, मैंने समझा कि आधी रात का आधा पहर बाकी था। ये अर्धपहर बाकी मतलब करीब 4:30 बजे। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 4 पहर की रात है, तो रात्रि का आधा पहर शेष रहा, माने 1.5 घंटा की रात्रि बाकी थी। यानी 4:30 बजे के आसपास हनुमान का जन्म हुआ है। मुहूर्तेने ततो अवाचि यथा यस वपुः आचिता। उस ज्योतिषी ने चूंकि कुंडली बनाए बिना, मुहूर्तेन माने ज्योतिषी होता, अस्य वपुः, अस्य कस्य, जातकस्य, बालक का शरीर को आचेतम, एक निगाह डाल ले और उसके शरीर को देख करके अवाची, अवाची माने बोला। कौन बोला? ज्योतिषी। सुलक्षणैः तथा दारकम मन्ये सिद्धि भाजनम। कहते जो दारक है, दारक माने नंदनो दार को बका,
एक बेटे के नाम आते लड़के के नाम में, तो जो दारक माने जो बच्चा है सुलक्षण है, बहुत प्यारे लक्षण है। ज़्यादा क्या कहें, मान्य मैं तो ये मानता हूँ कि सिद्धि भाजनम ये मोक्ष का पात्र होगा। सिद्धि भाजनम इस शरीर के लक्षण देख करके तुम समय ना भी बताओ, इसका नाम लक्षण शास्त्र होता है। लक्षण शास्त्र ये बात बताता है कि शरीर के अंगोपांग का निरीक्षण करने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरा भांप लेता है और वो जान लेता है। ऐसे कई लोग चलते फिरते भी व्यक्ति के शरीर के लक्षण देख लेते हैं। इंदौर में रेवती रेंज में चतुर्मास था। एक ज्योतिषी रोज आता था दर्शन करने, बातें करता था, चला जाता था। एक दिन उसके घर पे आहार हुआ तो उसने आहार देते समय हाथ की सारी रेखाएं बाँच ली। आहार के बाद बोला कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आप पूछेंगे शायद कुछ रेखाओं के विषय में, और मुझे खूब चटपटाहट थी कि रेखाएं देखूं आपके। आहार कराते कराते जब वो अंजलि में पानी डालता तो बहुत धीरे धीरे डालता था, और उस समय वो पढ़ता रहता था कि कौन सी रेखा कहाँ क्या कह रही है। आहार के बाद आके कहा, महाराज हमने सब पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया? जो मुझे पढ़ना था वो देख लिया है। तो ऐसे भी विशारद होते हैं विद्या के धनी कि भी कहीं न कहीं अपना अवसर लगा करके सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, देख ले। अब जो भी बताया हो, ऐसा ये भी तरीका है। जैसे आजकल बात करते करते किसी बात को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, पता नहीं चलता कि आप बात कर रहे कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह बातें करते करते भी विशारद लोग सब चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आपके पास क्या है, क्या औकात है। तो ये सिद्धि भाजनम बपू वाचिता, मैंने इसके शरीर को देख लिया, तथापि यदि असंतोष, फिर भी मेरे देखने से तुम्हें संतोष नहीं होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम मान जाओ। तुम तो पूरी कुंडली देखोगे और कुंडली पे बताऊंगा कि कौन सा ग्रह नक्षत्र कौन से घर में बैठा है, कौन सी लगन है, और कौन सी लग्न में कौन सी राशि में कौन से काल में कितनी कला में बच्चे का जन्म हुआ है, और इसका भविष्य कौन सी नक्षत्र कौन से घर में रह कर के वो उसके क्या जीवन को बता रहे हैं। ये जब तक तुम्हें नहीं बताएंगे तब तक तुम्हें संतोष नहीं होगा। इसलिए कहते तथापि यदि असंतोष, यदि आपको असंतोष है, इयम क्रिया लोक की, तो ये लौकिक क्रिया है कि तुम्हें कागज पे नक्शा बना करके दिखाएं कि ये तुम्हारी कुंडली है, तब पता चलेगा। अन्यथा तो कुंडली नक्शा पे थोड़ी बनाने, वो तो आपके शरीर पे बनी है, और उसको बना करके वो सारे के सारे लक्षण पहचान जाते हैं। तो कहते देखो आज तथा शृणु पुलाके ने कथयामि यश जीवनम, फिर भी ये लौकिक रीति है, इसलिए मैं पुलाक से,
यानी संक्षेप से अस जीवनम, इस बालक के जीवन की कथा को कहता हूँ, सुनो, ध्यान दे करके सुनो। कहते हैं तिथि अद्य चैत्रस्य बहुलाष्टमी वर्तते। आज कौन सी तिथि है? तो कहते हैं चैत्र कृष्णा अष्टमी की आज तिथि है। संधि विच्छेद करना, उसमें से निकाल पाएंगे कि नहीं? चैत बहुलाष्टमी, चैत्रस्य बहुला अष्टमी, चैत्र मास की बहुलाष्टमी माने कृष्ण पक्ष की अष्टमी अद्य तिथि वर्तते, आज की ये तिथि है। नक्षत्रम श्रवणा, कृष्ण पक्ष होता बहुल करके, काला पक्ष जिसको कहते हैं वो बहुल करके माना जाता है। कैसे? वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता है। गुड़ी पड़मा जिसको कहते हैं, वो गुड़ी पड़मा चैत्र शुक्ला एकम से वो प्रारंभ होता है। अब वो बहुल का अर्थ होता है कि साल का अंतिम पक्ष है। बहुल करके 12 महीना 11 महीना बीत गए। नहीं, शुक्ल पक्ष से तो प्रारंभ साल करेंगे तो अब जो इतने निकल जाएंगे, उसी चैत को अब आप 11 महीना बाद पाओगे, क्योंकि हाँ, वर्ष को गुड़ी पड़मा तो शुक्ला से होती ना। कब से होती? शुक्ल ही से होती है। शुक्ल पक्ष से वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र का, हिंदी माह में। और अंग्रेजी में तो कुछ है था नहीं। गुजरात के जो होते हैं, अपने यहाँ से 15 दिन बाद की उनके महीने चलते हैं गुजरात में। उस शुक्ल पक्ष से ही काउंटिंग करते हैं। नक्षत्र श्रवण है। ओ वासरस्य विभावशु स्वामी। उद्वासर माने दिन का स्वामी, विभावसु माने सूर्य है, माने आज का दिन रविवार है। चैत कृष्णा अष्टमी तिथि हो गई, श्रवण नक्षत्र हो गया, रविवार का दिन हो गया। ये इतना अब प्रारंभ कर रहा। देखो, ग्रह स्थिति बताई जा रही है, कौन सा ग्रह किस तरह से अपनी स्थिति को सूचित करता है। आदित्यो वर्तते में से ज्योतिष का है। जैसे चारों अनुयोगों की वाचना की जाती है, ऐसी ज्योतिष की कोई वाचना नहीं करता है। इसलिए इसका विषय कुछ अलग ही होता है। जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, ये विषय उन्हीं के पल्ले पड़ता है। हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने कुंडली चाहे अच्छी हो या बुरी हो, कागज में लिखा है, लेकिन लिखी हुई बात आप माच नहीं पा रहे। लाइनों को, आड़ी टेढ़ी लाइनों को खींच करके एक बॉक्स के भीतर आपकी सारी ग्रह स्थिति बैठा दी जाती है। उन नवग्रहों को कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कौन से नवांश में है,
उस ग्रह की स्थिति उच्च की है कि नीच की है, उस ग्रह को कौन पूरी दृष्टि से देख रहा, कौन टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है, ये सारे के सारे विषय वस्तु जब ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं तो फिर वो बात समझ में आती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जैसे व्याकरण थोड़ा परिश्रम से आता है, ऐसे ज्योतिष भी परिश्रम से आता है। इसकी सारी की सारी ग्रह स्थिति आपको समझना पड़ती है, अन्यथा मटिया मैट हो जाता। एक विद्यार्थी ज्योतिष शास्त्र पढ़ करके पारंगत हो गया और उस व्यक्ति के लिए जब विदाई की वेला आई तो उससे परीक्षा ली गई कुंडली बनाने की। उसी स्थिति को उसने बनाने के लिए, कुंडली को बनाने के लिए 150 पेज की थ्योरी लिखी। वो समझ रहा था कि आज तो हमारे लिए अच्छा मोटा सम्मान मिल रहा, क्योंकि उसने सारे पहलुओं को छू करके और सामने कुंडली बना के रखी थी। जब उस विद्वान को कुंडली दिखाई, सामने रखा, उसने पढ़ करके एक मुस्कान ली और एक लाल पेन से उसने पूरी डायरी को लाल कर डाला। विद्यार्थी सोचता है कि ये आज भूल तो नहीं गए, सही के स्थान पे ये क्रॉस कर रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल अक्षर अक्षर सा सही लिखा, लेकिन जब भी पंडित जी मुख बोले, बेटा तुमने जो इतना बड़ा काम किया है, नंबर आपको 0 है। क्यों? 30 नंबर भी नहीं। उन्होंने कहा, देखो तुमने कुंडली बनाई लेकिन गुरु वस्तु का ध्यान नहीं रखा। गुरु वस्तु का काल चल रहा है और तुमने गुरु वस्तु को उदय में ले लिया है, इसलिए तुम्हारी पूरी कुंडली खराब हो गई। फिर से बनाओ। अब माथा ठोका, ये तो चूक हो गए। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में बहुत बारीकी से एक एक अक्षर मात्रा का, कौन का अस्त है, कौन का उदय है, कौन किस दृष्टि से देख रहा है, किसका घर कहाँ पर है, वो घर में यदि बना है तो इसका फल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें देख करके ही बताना पड़ता, अन्यथा सामने वाले का भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। ये उसका होता है। तो कहते हैं आदित्य ऐसे वर्तते नहीं, ये तो रेखा शास्त्र अलग होता है, ज्योतिष शास्त्र अलग होता है। वो जन्म कुंडली, हर चीज़ की कुंडली। आपको पढ़ाई कब से शुरू करना, कुंडली बनाओ। व्यापार कब से करना, कुंडली बनाओ। शादी कब करना, कुंडली बनाओ। रोटी कब खाना, कुंडली बनाओ। गर्भ कल्याण की क्रिया कितने बजे करना, कुंडली बनाओ। ये हर चीज़ में कुंडली का स्थान है, हिसाब किताब चलता है। ज्योतिष शास्त्र जब पढ़ते हैं तो पागल हो जाते लोग। बहुत कठिन मामला होता है। वो पढ़ाने वाला यदि कुलपति होवे और पढ़ने वाला नर्सरी का बच्चा होवे तो वो तो 100 बार सोचता है कि अब छोड़ो, इसमें काय को माथा पक्की करो। वो अपनी सीधी धरपट पढ़ाते हैं, वो रुकते नहीं, कहीं भी देखते नहीं विद्यार्थी की शक्ल को के पढ़ रहा हो के रो रहा हो, उनको पढ़ाते जाना है।
हम लोगों को पंडित जी ने व्याकरण पढ़ाई, पन्नालाल जी ने। नहीं, व्याकरण पन्नालाल जी ने। पंडित जी पढ़वे बैठे तो उन्हें एक दिन में पूरा संज्ञा प्रकरण कर दो। अब पढ़ाने के बाद कहते आज इतना ही रहने दो, नहीं तो ज़्यादा हो जाए। हमारा पढ़ाया हम लोगों को, अरे कछु नहीं, ऊँटा छापते। तो पहली बार पढ़ी तो अब भी इतना पढ़ा दिया उन्हें, कुछ भी समझ में नहीं आया, पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया। क्या समझाया? जीवन में कहूँ पढ़े नहीं थे, कौन से सूत्र का समाहारा स्वरिता उच्चैरुनाता निचैरुदाता अकुश विसर्जनीया नाम कंठा। कहूँ जानते ही नहीं कौन कंठ स्थानीय है, कौन कौन स्थानीय है। और वे पढ़ा करके उनने अंत में सांस ली, आज इतना ही रहने दो, नहीं तो ज़्यादा हो जाए तुम लोग। बहुत मुश्किल पड़ा। भैया वृत्ति करते समय कहा, पंडित जी आज तो पसीना बह गया, आपने कोई विशेष तो बताया नहीं और बस पढ़ते गए पद्म पुराण की तरह। कैसे ढला चला चलेगा व्याकरण, तो हमारे गले न उतर है। सब कुछ हिंदी हिंदी में है, अब कहाँ पढ़ने व्याकरण को। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, घबराओ नहीं। फिर उन्होंने दूसरे शिक्षक को दी। सो उस दूसरे शिक्षक ने 1 महीना में संज्ञा प्रकरण पढ़ा। उन्हें 1 महीना में इधर उधर की महुआ छेवले के इतनी फेंकी, एक सूत्र पढ़ाए और फिर इधर उधर की गप्पे आ जाए। बोले हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को खुश रहते रखते हैं, पसीना ना छूटे, आनंद लेता रहे। हमने कहा ठीक है। जब पंडित जी ने 1 महीना बाद हिसाब किताब पूछा, का पढ़ लो, कि तो याद हो गई व्याकरण, सडलिंग हो गो। जीवन में पहली बार सुनी सडलिंग का होता है, जानते नहीं दुआओं सडलिंग। हाँ, अभी तक तो हलंत्यम हो गया है यार, हलंत्यम। अभी 12 सूत्र पढ़े। तत्काल बुलाया पंडित जी को, छोटे पंडित जी को, कहाँ पढ़ा रहे हो, ऐसे तुम कैसे कोर्स पूरा करो साल भर में। फिर उनने बदल के फिर अपने हाथ में ले लिया, अब हम ही पढ़े। तो उन्हें पढ़ा, लेकिन सहयोगी बहुत से लोग थे, उनसे पूछ करके पढ़ते रहते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी, अरे भैया पहली बात में तो सबकी दशा बिगड़ती है। कोई विषय है, इतना घोर परिश्रम करते थे कि बिल्कुल एकांत में पहाड़ पे जाकर मंदिर के पीछे छिप के बैठते थे। कोई से मिलना नहीं जुलना नहीं करने, बस याद करके सुनाना व्याकरण। और पनिशमेंट मिलता था, याद करके नहीं सुनाया तो आज भोजन में दूध नहीं मिलेगा। अब दूध नहीं मिलेगा तो और गड़बड़ होगा, इसलिए पनिशमेंट तो होना नहीं चाहिए। तो तैयारी करते थे। बीच बीच में पंडित जी यहाँ सब कागज़ रखवा देते, सामने पुस्तक खुली है, ये कागज़ रखो, अब सुनाओ सूत्र, तुम नज़र न मार लो, चोरी न कर लो, देखते। अब वो धीरे से कागज़ खिसका देते थे, याद नहीं आवे तो ठीक है, सुना देते थे तो प्रसन्न होते थे। चलिए, विद्यार्थी के लिए यदि कोई भय ना होवे तो पढ़ाई नहीं होती है। भय बिन प्रीत न होई कुशल, भय के बिना पारंगत नहीं हो सकता। इसलिए
ये व्यवस्था बनाई है पनिशमेंट के। कहते आदित्यो मेषे वर्ते, जो आदित्य माने सूर्य है वो मेष का है। तुंगम आश्रितम भवनम, ये उच्च स्थान, तुंग माने ऊंचे स्थान पर बैठा है, राशि में अथवा हस्तरेखा आदि में। ईर ग्रह यदि कुंडली में उच्च स्थान के होवे तो जीवन व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हाथ में 9 पर्वत है हथेली पे, यदि ये 9 ही पर्वत व्यक्ति के ऊंचे होवें, लाल होवें और उन पर्वतों पे मकड़ जाल जैसी बारीक बारीक रेखाएं न होवें, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत उत्कृष्ट होता है। ये पर्वत उनके उठे हुए होना चाहिए। जिनके पर्वत बैठे हुए हैं काले हैं, जिनमें कोई दम नहीं है, और जो पर्वत जैसे वे सब्जी आती ना, क्या बोलते हैं उसको, लिरगुआ नहीं, गिलकी नहीं, तुरई, लाइन खिंची रहती है, वो जैसे पर्वत होवे तो उस व्यक्ति की तो जीवन भर दरिद्रता रहती है। ऐसे यदि उबड़ खाबड़ तुरई में होते ना, उबड़ खाबड़ भी क्रॉस हो रही हैं, तो यानी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और वो काटने वाली रेखा आपके लिए सूचित करती है कि कहीं आपके लिए अल्प आने वाली है। ऐसी कुछ, अब वो क्रॉस रेखा यदि पर्वत के बीच में आ जाती है तो फिर वो स्वस्तिक का रूप ले ले तो अतीव सो हो जाती है। वो स्वस्तिक बन जाए, वज्र बन जाए, तलवार बन जाए, धनुष बन जाए, त्रिशूल बन जाए, तो वे रेखाएं शंख बन जाएं तो अतीव शुभ मानी जाती हैं। और फिर इसके बाद में चंद्रमा मकरे, जो चंद्रमा है वो चंद्रमा मकर का है और मध्य ग्रह में बैठा हुआ है। लोहितांगो, लोहित, मंगल को लोहित कहते हैं, लोहितांग। मंगल वृष मध्य, वृष के बीच में मंगल है। वृष माने क्या है, 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में कौन सी राशि में कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। एक एक घर में बहुत सारे नक्षत्र भी बैठ जाते, ग्रह भी बैठ जाते हैं। मीनो विदो सुता, मंगल के अलावा बुध मीन का और मध्य स्थान में स्थित है। कुलीरो धिष्णु उच्चैर अध्याश भवन, बृहस्पति कर्क का होकर के ऊंचे स्थान पर बैठा है। मीने दैत्य गुरुस्तुंग तस्में देव शनिश्चर। फिर कहते हैं शुक्र और शनि ये दोनों मीन के हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, इसलिए ये मीन का उदय कह रहा है कि ये नृपति पुंगवा, ये तो राजाओं का भी महाराज होगा। इस तरह से महाराजों का महाराज हनुमान संकट मोचक हैं, राजाओं के भी इन्हें संकट दूर करे। रावण जब फंस गया चक्कर में तो हनुमान ने उबारो तो उनके लाने ये होता। हाँ, पहले तो हनुमान के पिता ने सुधारा था, बाद में फिर हनुमान ने।
फिर इसके बाद शनैश्चरा समग्र अक्षस्तिग्मा, और जो शनि है वो सूर्य के सामने बैठा है और भानु निरीक्षते अर्ध दृष्टया, और वो आधी दृष्टि से भानु को देख रहा है। अर्ध दृष्टि महीपुत्र, मंगल को महीपुत्र कहते हैं। दिवसस्य पतिम, वो दिवस का पति मंगलवार को आधी दृष्टि से देख रहा है। फिर इसके बाद गुरु पादो नया दृष्टया बृहस्पति पादोन, पाद ऊन माने किसी भी ग्रह के 4 पाद होते हैं, उसमें से पाद ऊन कर दिया तो पाद ऊन माने पौन दृष्टि से देख रहा, पूरी दृष्टि से नहीं देख रहा है, उसको पाद ऊन दृष्टया, एक ऊन, एक पाद ऊन माने पौन दृष्टि से वो किसको देख रहा है? शनैश्चरः वीक्षते पति अहनो, अहन पति किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। विलुप्ते देख रहा। गिरामीशाम अर्धदृष्टया वासरस्य एकक्षते बिहु, और कहते हैं जो वासरस्य, वासर माने सूर्य, गिरामीशाम, गिरामीशाम समझते? बृहस्पति को कहते हैं। गिरा का पति, वाणी का जो पति होता है उसको बृहस्पति कहते। ओ गिरामीशम अर्धदृष्टयः, आदि यानी सूरज, वासरस्य पति जब कहें तब सूरज लगाना, और गिरामीशम कहें तो बृहस्पति लगाना। तो जो सूर्य है वो बृहस्पति को कैसा देख रहा? अर्धदृष्टया, आधी दृष्टि से देख रहा है। चंद्रम समस्तया दृष्टया, और बृहस्पति को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बचसाम पति इच्छते है, बचसाम पति पता, जैसे ऊपर ग्राम ईसम था ना, वही बचसाम पति माने बृहस्पति। असौ ये वश्य वेदधाति अवलोकनम, इस प्रकार चंद्रमा उस बृहस्पति को अर्ध दृष्टि से देख रहा है। गुरु शनैश्चरम पादन्यून्या वीक्षते दृशः, और गुरु माने बृहस्पति शनि को पौन दृष्टि से देख रहा, और शनि बृहस्पति को अर्ध दृष्टि से देख रहा। मिला के नहीं मिला? अर्ध अवलोकने असौ, असौ माने शनैचर, बृहताम पतिम, उसी गुरु को देख रहा है। गुरु दैत्य ग्रहम दृष्ट्वा, इस प्रकार बृहस्पति शनि को पौन दृष्टि से देखता हुआ बृहस्पति शुक्र को पौन दृष्टि से देख रहा, और शुक्र भी बृहस्पति को पौन दृष्टि से देख रहा है। ऐसे ग्रहाणाम परिशिष्टानाम नास्ति अपेक्षा परस्परम। अब यहाँ पर कहते हैं कि इन ग्रहों की जो कैसे परिशिष्टानाम यानी बाकी बचे हुए ग्रहों की पारस्परिक अपेक्षा नहीं है। यानी बाकी कौन बचे? राहु केतु आदि जो बचे हैं उनकी यहाँ परस्पर में कोई अपेक्षा नहीं होती है। उदयक क्षेत्र काला नाम बलम चे चास्ति परम तदाह, और इनके इस समय इन ग्रहों के उदय क्षेत्र और काल का सबसे अधिक बल देखा जाता, इसलिए कहा जाता ग्रहों का बलाबल कैसा है, माने कौन सा ग्रह बलशाली, जो पूर्ण दृष्टि से देख रहा वो पूर्ण बलशाली, जो आधी दृष्टि से देख रहा वो आधा बलशाली, जो पाँव दृष्टि से देख रहा वो घटिया क्वालिटी।
इस तरह से इन ग्रहों का बलाबल देखा जाता है। बताएंगे, कह रहे ना यहाँ पर परिशिष्टानाम ग्रहाणाम नास्ति अपेक्षम परस्परम, मुख्यता तो इनकी ही होती है, शेष की मुख्यता नहीं होती है। राहु केतु कुंडली में रहते हैं, बात नहीं है, लेकिन उसको यहाँ मुख्य नहीं रखा जाता। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा।